फर्स्ट है अपने पास साधारण अभिक्रिया। साधारण इट मीन्स एलिमेंट्री। साधारण अभिक्रिया। तो साधारण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में संपन्न हो। वह अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न हो, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में संपन्न हो। ठीक है, देखो जैसा अपने पास रिएक्शन है A प्लस बी टू प्रोडक्ट P। ठीक, अब ये अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपका? ये तो है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर लिया अपन ने एनर्जी। तो पीछे बताया था मैंने कि अभिक्रिया जब होती है तो अभिकारक के जो अणुओं की ऊर्जा है वो एक निश्चित ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब उन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा के बराबर होगी उसके बाद ही क्या फॉर्म होगा? उत्पाद। तो अपने पास अणु हैं A और B, तो इन दोनों अणुओं की ऊर्जा है इतनी, औसत ऊर्जा। तो ये तो क्या हो गई? अभिकारकों की औसत ऊर्जा। ठीक है, और अपने पास एनर्जी प्रोफाइल हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभिकारक के अणु हैं इनके बीच में टक्कर हुई, और टक्कर होने के बाद क्या बन गया अपने पास? प्रोडक्ट। और ये क्या है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो ये इस अभिक्रिया में एक ही पद में क्या बन रहा है? अपना उत्पाद। तो ये अपनी साधारण अभिक्रिया है। ठीक है, यह अपन यूं कह सकते हैं वही जिसकी अणु संख्यता कितनी हो? अणु संख्यता का मान कितना हो? 1, 2 और 3। तो वो अपनी क्या है? साधारण अभिक्रिया। अब देखो यहां पर मेन पॉइंट क्या है कि साधारण अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता और कोटि का मान समान होगा। और किसके समान होगा? अभिकार के रस समीकरण मिति गुणांकों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया की अणु संख्यता और कोटि का मान अभिक्रिया के अणु संख्यता और कोटि का मान अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों के योग के बराबर होता है। ठीक है जी, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और सेकंड रिएक्शन अपनी कौन सी है? तो सेकंड रिएक्शन है जटिल अभिक्रिया। तो सेकंड है अपने पास जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया इट मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जटिल अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी
कि वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। ठीक है, यह अपन सिंपल सी बात करें तो वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता कितनी हो, जिसकी अणु संख्यता ग्रेटर देन 3 हो। जो अपन ने पीछे देखा कि 3 से अधिक है तो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होगी। ठीक है, जैसे अपने पास रिएक्शन है 2A प्लस बी प्लस सी टू प्रोडक्ट, ये अपने पास अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसकी अणु संख्यता अगर तुम निकालो तो अणु संख्यता मिलेगी अपने को 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और 4 क्या है, इम्पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने पास ये अभिक्रिया दी हुई होगी, तो इसकी अणु संख्यता का आंसर क्या होगा अपने पास, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखो यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, एक से अधिक पदों में संपन्न होगी। जैसे अपन ने माना तो एक से अधिक पदों का मतलब क्या हो गया, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पहले पद में जैसे अपन ने लिया a प्लस बी, a प्लस बी से बना आपका E1। ठीक है, फिर E1 प्लस E1 का मतलब क्या है यहां पर, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। तो E1 प्लस A इससे बना E2। ठीक है, और E2 प्लस C इससे बन गया अपना प्रोडक्ट। तो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है ये अभिक्रिया, 3 पदों में संपन्न हो रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में लिया था कि अणु संख्या, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहेंगे, वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म का मतलब क्रियाविधि, तो अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये चैप्टर अपने को ये बता रहा है कि आपकी अभिक्रिया सिंगल पद में कंप्लीट होगी या एक से अधिक पदों में कंप्लीट होगी। भाई अभिक्रिया की क्रियाविधि नहीं लेंगे, क्रियाविधि तो अपन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक में लेते हैं। ठीक है, यहां तो अपने को यह देखना है कि एक पद में संपन्न होगी या एक से अधिक पदों में संपन्न होगी। तो देखो अभी ये अभिक्रिया कैसे होगी, इसका एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा, तो ये तो है अपने पास वही प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर ली अपन ने एनर्जी। तो पहली स्टेप में तो क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट E1 बना, E1 से फिर A टकराया और फिर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, E2, फिर A। तो देखो A प्लस B मिलके क्या बना रहा है, E1। तो ये अपने पास जो अभिकारक है ये तो हो गया A प्लस B, तो A और B के टक्कर से क्या बन रहा है, E1। ठीक, और E1 और A के टक्कर से क्या बन रहा है, E2। तो E1 और A के टक्कर से क्या बना, E2, और E2 और C के टक्कर से क्या बना आपका प्रोडक्ट। तो E2 और C के टक्कर से अपना बन गया प्रोडक्ट। तो ये अभिक्रिया अपने पास 3 पदों में संपन्न हो रही है। तो ये हो गया अपने पास अभिक्रिया की अणु संकेता। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। तो अभिक्रिया की अणु संकेता किसे कहते हैं और कितनी होती है,
तो इसकी दो परिभाषा अपने पास, एक तो प्रायोगिक परिभाषा है और एक सैद्धांतिक परिभाषा है। तो सैद्धांतिक परिभाषा तो क्या कहती है कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों का योग लेना है और वो योग 1, 2, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 3 से ज्यादा आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, और दूसरी प्रायोगिक परिभाषा जो क्या कहती है कि अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनके मध्य टक्कर से उत्पाद बनता है। ठीक है, ये परिभाषा मात्र अपने को ये समझाने के काम आ रही है कि अणु संकेतक का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने देखा एकाणुक, द्विअणुक और त्रिआण्विक अभिक्रिया। ठीक है, फिर क्या देखा अपन ने कि अणु संकेतक सैद्धांतिक मान है, पूर्णांक है, मान हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक संभव नहीं है, पॉइंट में संभव नहीं है, जीरो संभव नहीं है, 3 से ज्यादा संभव नहीं है, और 3 से ज्यादा आता है तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, फिर अपन ने बात करी थी चैप्टर में कि केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा क्या होती है, जिसमें 3 पॉइंट थे। अभिक्रिया का वेग जो कंप्लीट हो गया, वेग को प्रभावित करने वाले कारक वो भी कंप्लीट हो गया, और तीसरा था अपने पास अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि को ये कैसे समझा रहा है कि एक तो अपने पास सिंपल रिएक्शन होती है जो एक पद में कंप्लीट हो रही है, तो एलिमेंट उसको बोलता है एलिमेंट्री या साधारण अभिक्रिया। ठीक है, जिसकी कोटि और अणु संकेता दोनों का मान क्या होगा, बराबर। ठीक है, और एक है अपने पास जटिल अभिक्रिया। तो जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है। तो एक से अधिक पदों में कब संपन्न होगी वो, जब रस समीकरण मिति, अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों का योग अपने पास 3 से अधिक आता है। ठीक है, तो उस वाले केस में अपन समझ जाएंगे कि अभिक्रिया एक पद में संपन्न नहीं हो रही है और एक से अधिक पदों में संपन्न होगी। इसका मतलब उस अभिक्रिया की क्रियाविधि संभव है। ठीक है, फिर इसके बाद लेंगे अपन अभिक्रिया की कोटि, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बेटा, अपने अभिक्रिया की अणु संख्या कंप्लीट हो गई थी और अब पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया की कोटि। तो टॉपिक है अपना अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब कोटि को कैसे परिभाषित करेंगे, ये अपन ने पीछे भी देखा था कि जो अपना वेग समीकरण होता है, वे रिएक्शन अपने पास जो अपन ने पीछे टॉपिक पढ़ा था वेग नियम, उसके अंदर मैंने टॉपिक अभिक्रिया की कोटि को डिस्क्राइब किया था। तो देखो वहां क्या देखा था अपन ने कि अपने पास एक वेग समीकरण होगा। ठीक, और उस वेग समीकरण में जो सांद्रता पद हैं उनके घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो परिभाषा क्या होगी कि अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया वेग समीकरण में, अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग, के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक, अब अपन आगे बात करें
जैसे अपने पास रिएक्शन है A प्लस B टू प्रोडक्ट, ये अपने पास कोई अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में वेग समीकरण की बात करें तो वेग समीकरण क्या होगा, तो यहां पर वेग समीकरण मिलेगा अपने को ROR बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर N1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर N2, ठीक है। ये K क्या है अपना वेग नियतांक, K तो क्या है यहां पर वेग नियतांक, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द और अपने पास विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक। तो देखो विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक क्या होता है, जैसे अपन ने लिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अपने को क्या मिलता है ROR बराबर K, ROR बराबर क्या मिलेगा K। अब मैं ये कहूं कि और अपने पास शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को कौन सी कंडीशन में ROR बराबर K मिल सकता है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी कि अगर मैं अभिकारकों की सांद्रता इकाई लूं, क्या यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई लूं तो उस कंडीशन में भी ROR बराबर क्या मिलेगा K मिलेगा। देखो यदि concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1m, अब दोनों की सांद्रता कितनी है अपने पास 1m है, तो जब यहां पर मान रखोगे तो अपने को क्या मिलेगा ROR बराबर K, और शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी अपने को क्या मिलता है ROR बराबर K। तो यहां पर अपने पास शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होते हुए भी अपने को मिल रहा है ROR बराबर K। तो इस कंडीशन में अपन कैसे पहचान करेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि शून्य है या और कोई है, और कोई मान है तो इसके लिए ये अपने पास एक क्या हो गई, एक विशिष्ट कंडीशन हो गई, एक स्पेशल कंडीशन हो गई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे विशिष्ट वेग समीकरण या विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक तो ये K यहां पर क्या कहलाएगा, K कहलाएगा विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक, ठीक है। कोटि शून्य नहीं होते हुए भी अपने को यहां पर वही समीकरण मिल रहा है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया में मिलता है, ठीक। तो ये परिभाषा हो गई अपने पास विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की। अब अपने को बात करनी थी यहां पर अभिक्रिया की कोटि की, तो ये अपने पास वेग समीकरण है। अब अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो अपन ने पीछे कंडीशन ली थी कि N1 प्लस N2, ये जो सांद्रता पद, ये क्या हो गए सांद्रता पद, इनके घातांक हो गए N1 और N2, इन दोनों का योग क्या कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। तो N1 प्लस N2 जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया N से, तो यही अपने पास क्या है अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है जी। अब अपन बात करें कि N1 प्लस N2 आपका A प्लस B के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, A प्लस B इज नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों केस अपने पास संभव है। अब जब अपने पास ये वाला केस है तो अभी अणु संकेता में अपन ने क्या देखा, ये तो अपने पास क्या है रस समीकरण मिति गुणांकों का योग, जो किसके बराबर है
कोटि के बराबर है। ठीक है, तो अपन ने एक पॉइंट लिया था कि जो प्रारंभिक एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन या साधारण अभिक्रिया जो होती है उसमें अणु संकेता रस समीकरण मिति घात रस समीकरण मिति गुणांकों के योग के बराबर होती है। तो सिंपल अभिक्रिया में अणु संकेता कितनी मिलेगी? a प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं सिंपल अभिक्रिया की, तो अणु संकेता a प्लस बी के बराबर और कोटि भी आपकी किसके बराबर? a प्लस बी के बराबर। ठीक है, बराबर अणु संकेता, और अणु संकेता भी आपकी a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन मिली अपने को? एलिमेंट्री रिएक्शन वाली। तो ये कंडीशन हो गई एलिमेंट्री रिएक्शन वाली। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में तो अपने को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब अपन बात करें कि ये तो है अपने पास अणु संकेता। अणु संकेता तो किसके बराबर होती है अपने पास? रस समीकरण मिति गुणांक के योग के बराबर। और यह है अपने पास कोटि, लेकिन यहां पर कोटि रस समीकरण मिति गुणांकों के योग के बराबर नहीं है। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता का मान बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? तो यह अभिक्रिया कहलाती है अपनी छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता का मान बराबर नहीं होता, उस अभिक्रिया को छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है अभी अपन आगे अलग से पढ़ेंगे, तो आपको परिभाषा नहीं लिखनी है। ठीक है, तो अपने पास ये हो गई अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि का मान आपके पास रस समीकरण मिति गुणांक के योग के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर बराबर है तब तो कोई अपने दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा। अब बराबर नहीं है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि इसकी पावर कितनी ले? भाई अपने को रिएक्शन दे दी, अपने को लेना है वेग समीकरण, तो फिर पता कैसे चलेगा कि पावर कितने ले? तो फिर इसके लिए अपने को कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा। मतलब ये वाला जो मान है आपका कौन सी कंडीशन में? इस वाली कंडीशन में। तो इस नीचे वाली कंडीशन में ये जो मान है ये एक प्रायोगिक मान होगा, और इसके लिए अपने को क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा। तो जो कोटि होती है वो आपका एक प्रायोगिक मान होती है। तो देखो कोटि में क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक या कोटि एक प्रायोगिक मान है। कोटि एक प्रायोगिक मान है। पहला पॉइंट। और जो अपने पास अणु संकेता थी वो कैसा मान था? सैद्धांतिक। तो ये प्रायोगिक मान हो गया। फिर उसके बाद अपन बात करें इसके मान की, तो कोटि का मान अपने पास शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो कोटि का मान शून्य, कोटि का मान शून्य, भिन्नात्मक या पूर्णांक हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि भाई मान, जैसे अणु संकेतक का मान अपने पास 3 ही मान थे, तो यहाँ पर कोटि के मान कितने होंगे? तो कोटि के मान जो होंगे अपने पास वो कितने होंगे? देखो, कोटि के मान जीरो से 3 तक संभव है। कोटि के मान कितने होते हैं? 0 से लेकर 3 तक। तो कितने मान हो गए 0 से लेकर 3 तक? तो यहां पर भिन्नात्मक मान भी इंक्लूड है। तो कितनी संख्या होगी 0 से 3 के बीच में? तो ये संख्या अपने को कितनी मिलेगी? अनंत। इट मीन्स कोटि के अनंत मान संभव है। कोटि के अनंत मान संभव है। कोटि के कितने मान संभव है? अनंत मान संभव है। यहां पर एक शब्द और जोड़ सकते हो, शून्य, भिन्नात्मक, धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। कोटि का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक केवल एक पर्टिकुलर अभिकारक के लिए ऋणात्मक मान संभव है, लेकिन जब अपन पूरी अभिक्रिया की बात करेंगे तो उसके लिए कोटि का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। यह बात आपको नोट करनी है यहां पर, या मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी पर्टिकुलर या विशेष अभिकारक के लिए कोटि का ऋणात्मक मान, कोटि का ऋणात्मक मान संभव है, लेकिन पूर्ण अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक मान असंभव है। ठीक है, तो देखो मैंने जब मान लिखा 0 से 3 तो ऋणात्मक का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर अभिकारक के लिए हो सकता है, जो मैंने आपको पीछे भी समझाया था। अब यहां पर अपन बात करते हैं, ये तो हो गई अपनी कोटि, लेकिन कोटि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अपने को यहां पर केवल क्या पढ़ना है? ये वाली कंडीशन। भाई किस कंडीशन में अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेतक का मान समान नहीं होगा? तो ये कौन कौन सी कंडीशन है वो अपने को यहां पर देखना है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि कोटि और अणु संकेता में कोई दो अंतर बताइए। कोटि और अणु संकेता में कोई दो अंतर बताइए। तो एक तरफ लेंगे अपन अणु संकेता और दूसरी तरफ लेंगे अपन कोटि। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो पहले अंतर की बात करें तो सबसे पहले इनकी परिभाषा लिख दो। पहले पॉइंट में क्या लिख दो? परिभाषा। अभिकारक, ये तो क्या है? अभिकारकों के रस समीकरण मिति घातांकों का योग, और वो क्या है? वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग। तो ये तो हो गया अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों का योग।
रसमीकरण मिति गुणांकों का योग। और वो क्या है अपने पास, कोटि क्या है, तो कोटि है अपने पास वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग, ठीक है। तो पहला अंतर तो खुद परिभाषा हो गई। उसके बाद बात करें इसका मान केवल कितना संभव है, या ये क्या होता है अपने पास सैद्धांतिक मान, और वो क्या है प्रायोगिक मान। तो यह एक सैद्धांतिक मान है, जबकि कोटि क्या है अपने पास प्रायोगिक मान। तो यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है, ठीक है जी। आगे इस तीसरा अंतर ले सकते हो कि इसके तीन ही मान संभव है। तो इसके केवल तीन मान ही संभव है, और इसके कितने मान होते हैं, अनंत मान, ठीक है जी। और क्या ले सकते हो यहां पर कि इसका मान हमेशा क्या होगा पूर्णांक, जबकि उसका मान क्या हो सकता है शून्य और भिन्नात्मक। तो अणु संख्यता हमेशा पूर्णांक होती है, ठीक है। अब जब अपने को अंतर लेना है तो उधर क्या लिखेंगे अपन कि उसका मान शून्य और भिन्नात्मक हो सकता है। तो कोटि का मान शून्य व भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है जी। तो ये अपने पास यहाँ पर अंतर हो गए, और बोर्ड में अपने को दो अंतर पूछता है। तो जैसे ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जो अपने पास डिफरेंस है ये ठीक है। तो आपको मतलब वैसे तो कोई से भी चार लिख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो देखो बेटा, अपन बात कर रहे थे अभिक्रिया की कोटि की। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो अपने पास वेग समीकरण होता है उसके सांद्रता पदों के घातांकों का योग लेना है। लेकिन जो कोटि है वो अपने पास प्रायोगिक मान है। अब प्रायोगिक मान है तो उसको अपन खुद अपनी अंतरात्मा से नहीं बता सकते कि इसकी कोटि कितनी होगी। तो इसके लिए अपने को कोई ना कोई हिंट जरूर दिया हुआ होगा। हिंट का मतलब क्या है कि वो प्रायोगिक मान होने के कारण कोई ना कोई अपने पास एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, या इसके अपने को क्या क्या हिंट दिए हुए होंगे। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे दिया, अपने को एक अभिक्रिया दे रखी है और ये प्रायोगिक मान दिए हुए हैं। अब जैसे ये अभिक्रिया अपने पास, तो इसमें अभिकारक कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अपने पास अपना जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, वेग समीकरण ज्ञात करना। तो वेग समीकरण क्या होगा, ROR बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा अपने पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभिकारक अपने पास एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड
और दूसरा अभिकारक हो गया अपने पास ऑक्सीजन। ठीक, तो ये तो हो गए सांद्रता पद। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो इनके पावर ज्ञात करना है कि इनकी पावर कितनी कितनी होगी। तो इसके लिए अपने को यहाँ पर हिंट दे रखा है, मतलब एक प्रायोगिक मान अपने को दिया हुआ है। इसकी सहायता से अपने को इनकी पावर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो हिंट अपने को दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का प्रभाव। ये पहला टॉपिक अपन ने लिया था। तो यहाँ पर अपने को दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता और अभिक्रिया का वेग। तो अपन ने पढ़ा था कि किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर उसका वेग किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, उसके आधार पर अपन उसकी घात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या देखना होगा, जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, अपन ने लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 में क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता तो आपकी कांस्टेंट है, सेम है। जैसे पहले अभिकारक की सांद्रता क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे अपन इसमें ये भी ले सकते हैं तीसरा और चौथा भी, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता क्या है? समान है। तो आप फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हो और थर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि एक अभिकारक की सांद्रता अपने पास नियत है और दूसरे अभिकारक की सांद्रता चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेंज हो रही है तो इसकी यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता कांस्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो चेंज होने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये अपने को देखना है। ठीक है, तो जैसे अपन ने फर्स्ट और सेकंड लिया, तो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट लिया, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की सांद्रता तो क्या है अपने पास? कांस्टेंट। ये तो हो गई नियत। ठीक, तो इसको तो भूल जाओ, इसकी सांद्रता में तो अपन कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या परिवर्तन किया अपन ने? यहाँ पर थी 0.3 और यहाँ पर हो गई 0.6। इसका मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता क्या कर दी अपन ने? 2 गुणी कर दी। कितनी कर दी? 2 गुणी। ठीक है, तो 2 गुणी करने पर देखो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले जब सांद्रता 0.3 थी तब वेग था 0.04 और सांद्रता 2 गुणी करने पर वेग हो गया 0.08। मतलब वेग कितना हो गया? 2 गुणा। वेग कितना हो गया यहाँ पर? 2 गुणा। ठीक है, तो सांद्रता 2 गुणी करने पर अगर वेग 2 गुणा हो रहा है तो बताओ पावर कितनी होगी? मैंने पढ़ा था कि सांद्रता n गुणा करने पर यदि अभिक्रिया का वेग n गुणा बढ़ रहा है तो पावर कितनी होगी? 1। इसका मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता की पावर कितनी आनी चाहिए? 1। तो यहाँ पर अपन ने ज्ञात किया कि ऑक्सीजन की सांद्रता की पावर होगी आपकी 1। ठीक, अब जब अपने को ऑक्सीजन की सांद्रता की पावर पता चल गई, अब अपने को निकालना है नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता की पावर। ठीक है, तो इसकी पावर निकालने के लिए इसकी सांद्रता क्या लोगे? नियत। जब ऑक्सीजन की पावर निकालनी थी तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता अपन ने क्या ली थी? नियत। तो जब इसकी पावर निकालनी है तो इसकी सांद्रता अपने को नियत लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता नियत लेनी है, तो नियत देखो कहाँ मिल रही है? यहाँ 0.3 है और यहाँ भी 0.3 है। मतलब या तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 लो या फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 6 लो। इन 2 केस में अपने पास ऑक्सीजन की सांद्रता नियत है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे अपन ने लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 ये ले लिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है अपने पास? नियत। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सांद्रता नियत है और नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता क्या हो रही है? परिवर्तित। अब देखो किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में
सांद्रता किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो देखो 0.3 है, 0.3 से हो गई 0.6, तो यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन क्या किया अपन ने, 2 गुना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता क्या हो रही है, 2 गुना। ठीक है, तो सांद्रता 2 गुना करने पर वेग कितने गुना बढ़ेगा। तो ये वेग कहाँ पर देखना है अपने को, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में। ठीक है, क्योंकि अपन प्रयोग संख्या 1 और 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 1 में वेग कितना है 0.04 और 3 में वेग कितना है 0.16। तो इसका मतलब कितना गुना बढ़ रहा है आपका वेग, कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा अपने पास 4 गुना। मतलब जब सांद्रता 2 गुनी करी तो वेग कितने गुना बढ़ा, 4 गुना। ठीक है, मतलब 2 स्क्वायर, क्या हो रहा है यहाँ पर 2 स्क्वायर, n गुना करने पर n स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो दोनों की पावर अपने को पता चल गई। अब एक बार इसको चेक कर सकते हो, जैसे फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर इसकी सांद्रता 2 गुनी, यहाँ पे भी इसकी सांद्रता कितनी हो रही है, 2 गुनी। तो जब दोनों की ही सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो वेग कितना गुना बढ़ेगा, यहाँ पर यहाँ से 2 गुनी की तो वेग कितना गुना बढ़ेगा, 2 स्क्वायर गुना, और यहाँ पर 2 गुना करने पर कितना गुना बढ़ेगा, 2 की पावर 1, मतलब 4 गुना 2 बराबर 8 गुना। तो वेग कितना गुना बढ़ना चाहिए, 8 गुना। तो चेक कर लो 0.04 और यहाँ पर कितना आ रहा है 0.32, तो इसका मतलब वेग कितना गुना बढ़ रहा है आपका, 8 गुना। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 तो केवल इसको चेक करने के लिए, बाकी अपना जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये पावर अपन ने ज्ञात कर ली। अब बात करें अपन, ये तो हो गया अपना वेग समीकरण, ये क्या मिल गया अपने को, वेग समीकरण। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले बात करें अणु संकेता की। तो इस अभिक्रिया की अणु संकेता का मान कितना अपने पास, वे अणु संकेता में क्या करता है, अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांकों का योग। तो इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक आपका 1, तो अणु संकेता हो गई 2 + 1 = 3। ठीक है, कोटि की बात करें तो कोटि मिलेगी अपने को, पावर कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 1, तो 2 + 1 = 3। तो इस अभिक्रिया में अपने पास कोटि भी 3 है और अणु संकेता भी 3 है। तो कोटि और अणु संकेता दोनों का मान क्या मिल रहा है अपने को, बराबर। ठीक है, तो देखो जनरली अभिक्रिया के लिए अपने को अणु संकेता और कोटि का मान समान मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इसका नहीं पूछेगा। क्वेश्चन किसका पूछेगा, जिसमें कोटि क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर अपने को कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ हो तो उस वाले केस में अणु संकेता और कोटि का मान क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अपने पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं अणु संकेता की बात करूं तो बताओ इस अभिक्रिया की अणु संकेता कितनी होगी। तो अणु संकेता कितनी होगी, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 1, और इसका कितना है 1, तो अणु संकेता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, फिर देखो कि अगर अपने को कोई भी हिंट नहीं दिया होता तो फिर अपन क्या करते हैं, इसकी कोटि भी कितनी मानते हैं, 2। ठीक, लेकिन अपने को यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, ये 4 प्रायोगिक मान दिए हुए हैं और इनके आधार पर अपने को अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करोगे, वही मेथड है।
अपने को चाहिए यहाँ पर अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो वेग समीकरण की अगर अपन बात करें तो ROR बराबर के, अभिकारक कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की पावर ज्ञात करनी है और उसी प्रकार से क्लोरीन की पावर भी अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों की पावर अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो वही तरीका अपना कि जैसा हाइड्रोजन की सांद्रता नियत लो और फिर क्लोरीन की सांद्रता चेंज करने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर क्लोरीन की सांद्रता नियत लो और हाइड्रोजन की सांद्रता चेंज करने पर वेग किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता अपने को नियत लेनी है तो एक तो ले सकते अपन प्रयोग संख्या 1 और 3, 1 और 3, या फिर अपन ले सकते हैं 2 और 4। तो इन दो केस में हाइड्रोजन की सांद्रता नियत है। ठीक है, तो अपन ने सेलेक्ट किया प्रयोग संख्या 1 और 3। तो देखो प्रयोग संख्या जब 1 और 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरीन की सांद्रता कितनी हो रही है, 2 गुनी। इसकी सांद्रता तो क्या है, नियत है। हाइड्रोजन की सांद्रता तो क्या है यहाँ पर, नियत। और क्लोरीन की सांद्रता क्या कर रहा है, 2 गुनी। तो क्लोरीन की सांद्रता हो रही है अपने पास 2 गुना। तो क्लोरीन की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो प्रयोग संख्या 1 और 3, इसमें अभिक्रिया का वेग देखो, यहाँ पर वेग है 2 गुणा 10 की पावर -2 और यहाँ पर भी वेग कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -2। मतलब क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें सांद्रता परिवर्तित करने पर भी वेग परिवर्तित नहीं होता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है अपनी, शून्य कोटि की। मतलब पावर कितनी मिलेगी क्लोरीन की, 0। ठीक है, तो यहाँ पर वेग मिला अपने को अपरिवर्तित। तो वेग अपरिवर्तित मिल रहा है। तो जब वेग अपरिवर्तित मिल रहा है तो क्लोरीन की पावर कितनी हो गई आपकी, 0। ठीक, अब इसी प्रकार से अपने को पावर निकालनी है हाइड्रोजन की। तो जब हाइड्रोजन की पावर निकालोगे तो क्लोरीन की सांद्रता क्या रखनी है, नियत। तो देखो प्रयोग संख्या 1 और 2 में क्लोरीन की सांद्रता क्या है, नियत है। तो क्लोरीन की सांद्रता आपकी नियत है और हाइड्रोजन की सांद्रता देखो किस प्रकार से चेंज हो रही है, 0.1 से 0.2। तो इसका मतलब 2 गुणी। तो हाइड्रोजन की सांद्रता मिल रही है अपने को 2 गुणी। तो हाइड्रोजन की सांद्रता 2 गुणी करने पर वेग पर देखो क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वेग सेम है, इट मीन्स अपरिवर्तित। वेग क्या अपने पास, अपरिवर्तित। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की पावर भी कितनी होगी, 0। तो हाइड्रोजन की पावर भी मिली अपने को 0। तो ये मिल गया अपने पास वेग समीकरण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अणु संकेता। अणु संकेता, तो इस अभिक्रिया की अणु संकेता कितनी है, तो यहाँ पर देखो 1 + 1 = 2। तो अणु संकेता तो कितनी हो गई, 2। कोटि कितनी है, तो कोटि कितनी मिली अपने को, 0 + 0 इट मीन्स 0। तो इस अभिक्रिया की अणु संकेता और कोटि का मान क्या है, अलग अलग है। तो अणु संकेता और कोटि का मान अलग अलग है, इट मीन्स ये क्या है अपने पास, छद्म कोटि की
अभिक्रिया, ये क्या है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, इस प्रकार से टेबल दी होगी और कोटि अपने को ज्ञात करेगा। भाई अपने को सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, रिएक्शन दे दी, इस प्रकार से डाटा दे दिया, या तो पूछेगा वेग समीकरण बताइए या पूछेगा अभिक्रिया की कोटि बताइए। ठीक है, तो बात एक ही है, जब आप समीकरण निकाल सकते हो तो कोटि निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आपके नोट करने की है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच न्यू, इट मीन्स सूर्य का प्रकाश। तो आप ये सोचिए कि अगर अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उस अभिक्रिया की कोटि हमेशा कितनी मिलेगी, 0। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 0। कैसे, अब देखो, जैसे अपन बात करें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अब ये कब होती है, दिन में। अभिक्रिया किसके बीच में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाती है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो ये अभिक्रिया केवल दिन में होती है, रात में अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब अभिक्रिया का वेग कितना मिलता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या रात में अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं है? क्या पेड़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं है रात में? है, मतलब अभिकारकों की सांद्रता तो है अपने पास, लेकिन वेग 0 है। तो यहाँ पर वेग को निर्धारित कौन कर रहा है, सूर्य का प्रकाश। दिन के अंदर वही सेम कंडीशन है, लेकिन अभिक्रिया का कोई ना कोई वेग हो रहा है, मतलब अभिक्रिया आगे बढ़ रही है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर उस अभिक्रिया के वेग को कौन निर्धारित कर रहा है, सूर्य का प्रकाश, न कि अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 0। अगर इसको आप सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, ROR बराबर K। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है।